सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 29 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, ये एक बुक है जिसका नाम है मदर मेरी कम्स टू मी। ये किसका पहला मेमोयर है, संस्मरण है, जिसे अगले साल सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। तो आंसर होगा अरुंधति रॉय। और अरुंधति रॉय के बारे में आप सभी जानते हैं, ये एक पॉपुलर राइटर हैं और अभी उन्होंने ये घोषणा की है कि इनका जो पहला मेमोयर है यानी कि संस्मरण है, ये अगले साल लॉन्च किया जाएगा। संस्मरण यानी कि मेमोयर का अर्थ होता है जो अपनी स्मृति के आधार पे, याददाश्त के बेसिस पे जो अपने बारे में लिखते हैं वो होता है मेमोयर। और इसका नाम है मदर मेरी कम्स टू मी। तो अगले साल सितंबर में 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा और इसमें उनकी माँ के साथ उनके जटिल संबंधों के बारे में बताया जाएगा। और मैंने आपको कहा था अरुंधति रॉय ये एक जाना माना नाम है। क्यों जानते हैं हम सभी इनको, तो इनकी एक बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसके लिए 1997 में बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता था और वो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ये पुरस्कार जीता था। और आपको याद आना चाहिए, इसी साल हमने पढ़ा भी था 2024 के लिए उन्हें पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से भी सम्मानित किया गया था। और पिछले साल आपको याद हो तो इनकी एक बुक है जिसका नाम है आज़ादी, और उसी के लिए पिछले साल उन्हें 45वां यूरोपीय एसे प्राइज, यूरोपियन निबंध पुरस्कार भी मिला था। तो इन सब कारणों से अरुंधति रॉय का नाम न्यूज में बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको 2024 की 10 इंपॉर्टेंट बुक्स रिवाइज करा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। एक बुक है स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्टीरियस ऑफ ममल्लापुरम, इसको लिखा है अश्विन प्रभु ने। प्रोफेसर SD मुनि डेबलिंग इन डिप्लोमेसी नाम की बुक को लिखा शोभना के नायर। रामविलास पासवान द वेदर वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नाम की बुक को लिखा। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा नारायण मूर्ति नाम से बुक लिखी। MJ अकबर ने गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन नाम से बुक लिखी। माधव गोडबोले बाबरी मस्जिद राम मंदिर दुविधा नाम से बुक लिखी। रघुराम राजन जो कि RBI के पूर्व गवर्नर रहे, ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर नाम से बुक लिखी। हुमा कुरैशी जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। ट्विंकल खन्ना ने वेलकम टू पैराडाइज नाम से बुक लिखी। और शर्मिष्ठा मुखर्जी प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स नाम से बुक लिखी थी। तो ये 2024 की 10 बुक्स हमने यहाँ पे रिवाइज की है। बाकी आगे भी इसी तरह से जब भी बुक्स के प्रश्न आएंगे 10-10 करके मैं आपको 2024 की सारी बुक्स रिवाइज कराऊंगा और बार बार फिर रिपीट भी करते रहते हैं हम, तो अभी इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी एक रैंकिंग और आई है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024, उसमें भारत कौन से स्थान पर है ये पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा 58 नंबर पर भारत है। तो रैंकिंग कौन सी है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 है। इस बार ये इसका 11वां संस्करण है और इसको जारी किया है IMD यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने जारी किया। तो ये रैंकिंग इस आधार पर दी जाती है कि कौन सा देश अपने और विदेशी टैलेंट को कितना आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपने यहाँ पर रोकने के लिए, अपने यहाँ काम कराने के लिए। तो इसमें अगर पहले स्थान पे बात करें तो स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे सिंगापुर और तीसरे पे लग्जमबर्ग है। भारत इसमें 58 नंबर पर है। यहाँ पे भारत की रैंकिंग में गिरावट देखने को मिली है पिछले साल की तुलना में। तो अभी की हमें लेटेस्ट याद रखनी है, भारत 58 पे है और टॉप पे कौन है, स्विट्जरलैंड है। कौन सी रैंकिंग है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। और आपने अगर कल का लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको याद होगा 2024 की सारी इंपॉर्टेंट रैंकिंग मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवाई थी। तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं आपको ऐसे भी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपसे 2-4 प्रश्न पूछता हूँ रैंकिंग से संबंधित, आपको इसमें भारत और उसमें कौन सा देश टॉप पर है ये आपको बताना है। तो एक आप बताएंगे, अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स आया था, उसमें भारत की रैंक क्या है और टॉप पर कौन है। उसके अलावा बताओ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ये 3 मैंने आपसे प्रश्न पूछ लिए, इनके उत्तर दे दो। हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में KN दारूवाला का निधन हो गया। वे क्या थे, तो वे एक लेखक थे। तो पूरा नाम है KN दारूवाला, जो कि एक पूर्व IPS अधिकारी भी थे और अंग्रेजी के काफी जाने माने लेखक रह चुके थे और अभी उनका हाल ही में निधन हो गया। देखो उनकी 2 बुक मैं आपको बता रहा हूँ। उनकी जो पहली वाली बुक थी उसका नाम अंडर ओरियन था और उनकी एक बुक है द कीपर ऑफ द डेड। और ये बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बुक के लिए उन्होंने 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। अब यहाँ पे 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जिनका 2024 में निधन हुआ। हमने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं ये सारे नाम। तो देखो,
अरुणा वासुदेव, एशियाई सिनेमा की इनको मां कहा जाता है, निधन हो गया। राकेश पाल आप जानते ही हैं, भारतीय तटरक्षक बल के ये डायरेक्टर जनरल थे, 25वें नंबर के निधन हो गया। अभी तो नए कोई नहीं बने हैं। और अग्नि मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे राम नारायण अग्रवाल का निधन हो गया। अग्नि मिसाइल के जनक थे ये। नटवर सिंह पूर्व विदेश मंत्री थे और इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी वन लाइफ इज नॉट इनफ नाम से। साल सेंग मराक, जिन्हें मिस्टर क्लीन के नाम से भी जाना जाता है, मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उसी तरह से पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हुआ। शोभना रानाडे गांधीवादी सामाजिक सुधारक थी। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से था, निधन हो गया। और भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। अंशुमान गायकवाड़ क्रिकेट से संबंधित थे, निधन हो गया। पंडित राजीव तारानाथ सरोद वादक थे। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। सुशील मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। सलाम बिन रज्जाक प्रसिद्ध उर्दू लेखक थे। पीटर हिग्स ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी थे। हिग्स बोसोन पार्टिकल की खोज इन्होंने की थी। और पॉल अलेक्जेंडर ये अमेरिकी थी, द मैन इन द आयरन लंग के नाम से फेमस थे। गजल गायक पंकज उदास का निधन हुआ। देश के सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजी गायकवाड़ का निधन हो गया। भारत की पहली ओरल यानी कि मौखिक गर्भ निरोधक गोली आती थी सहेली नाम से, उसकी खोज करने वाले थे डॉक्टर आर नित्यानंद, उनका निधन हो गया। शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया, किराना घराने से संबंधित थी। मुनव्वर राणा मशहूर उर्दू गायक थे। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति थे, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में आपको याद होगा निधन हो गया था। तो ये 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं, इनके नाम न्यूज में हैं, इंपॉर्टेंट है, सारे ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व रेबीज दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 सितंबर को। तो हर साल 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है? ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज, रेबीज की सीमाओं को तोड़ना। तो रेबीज ये मुख्य रूप से हम लोग कहते हैं कुत्ते के काटने से होता है, लेकिन केवल ये कुत्तों के काटने से नहीं होता। कुत्ता हो गया, बिल्ली, बंदर, चमगादड़, लोमड़ी, नेवला, सियार जैसे संक्रमित होना चाहिए वो जानवर, अगर वो आपको काट लेता है तो उससे रेबीज हो जाता है। और वैसे भी भाई हमें तो पता नहीं होगा ना जानवर संक्रमित है या नहीं, तो उसका इंतजार तो नहीं करेंगे। तो जब भी कोई जानवर अगर काट ले तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? तुरंत प्रभाव के साथ एंटी रेबीज का वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, ताकि अगर वो जानवर संक्रमित है तो वो संक्रमण हम में न फैले, उस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके लिए एंटी रेबीज वैक्सीन पहले आप लगवा लो। ये एक जनरल जानकारी थी। बाकी रेबीज याद रखना, ये वायरस जनित रोग है, वायरस होने वाला एक बीमारी है, एक रोग है। कौन सा वायरस? रैबिडो वायरस। और याद रखना इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मरीज होता है, जो रोगी होता है, उसको पानी से डर लगता है। ये वायरस हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अच्छा, एक और प्रश्न बन जाएगा, रेबीज वैक्सीन सबसे पहले किसने बनाई थी? लुई पास्चर ने। तो वर्ल्ड रेबीज डे हम कब मना रहे हैं? 28 सितंबर को। चलो सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। कल मैंने आपको रिवीजन नहीं करवाया था ना, तो आज रिवाइज करा रहा हूँ। ध्यान से सुनना और कोशिश करना मेरे साथ साथ बोलने की, क्योंकि जब भी डे वाला प्रश्न आता है हर बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि मैं तो बोलूंगा ऐसे ही, पूरे लिखे हुए डेज सारे आपके सामने रहते हैं, तो आप भी बोला करो। तो बोलोगे तो चीजें आपको और ज्यादा अच्छे से याद रहेंगी, और बार बार बोलोगे तो चीजें याद ही हो जाएंगी, रट जाएंगी वो। जैसे कि 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया, 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, 1 से लेकर 7 सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक था, 7 सितंबर को अंतर पुलिस सहयोग दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन, 7 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे, ये सितंबर के पहले सैटरडे को था। और 7 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस, जिसे भारत में स्वच्छ वायु दिवस भी कहते हैं। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, जिसे वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे कहते हैं। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 12 सितंबर दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 15 सितंबर राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे, 18 सितंबर वर्ल्ड बैम्बू डे बांस दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी कि पीस डे, 21 सितंबर को ही विश्व अल्जाइमर दिवस और इंटरनेशनल रेड पांडा डे भी होता है, जो सितंबर के तीसरे शनिवार को होता है, और ये 21 सितंबर को तो इस दिन। और इसी तरह से सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस भी होता है, जो भी हमने 21 सितंबर को मनाया।
उसके अलावा 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस और वर्ल्ड रिवर डे मनाया। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस और हाइफा दिवस मनाया। और इसके बाद हमने एक विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे भी मनाया था 26 सितंबर को। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया था, वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में राजस्थान के देवमाली गांव को किस कैटेगरी में विजेता घोषित किया गया? तो आंसर होगा समुदाय आधारित पर्यटन की कैटेगरी में। देखो, अभी हमने 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया था और इसी मौके पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 का आयोजन हुआ और उसके तहत 8 श्रेणियों में 8 कैटेगरी में 36 यानी कि 36 गांवों को अवार्ड दिए गए। तो मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा है क्वेश्चन में, वो राजस्थान का देवमाली गांव के बारे में पूछा है कि भैया इसे किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है। तो उत्तर तो हो गया हमारा समुदाय आधारित पर्यटन श्रेणी में। लेकिन इसके अलावा और भी गांव हैं और भी राज्य हैं, तो मैं आपको पूरी लिस्ट यहाँ पे कैटेगरी सहित शो कर रहा हूँ। तो आपको सारे याद नहीं करने, लेकिन अगर आपके राज्य का कोई गांव है तो उसका नाम आपको जरूर याद रखना है कैटेगरी सहित। वैसे ये सारी जो लिस्ट है मैं आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो अगर यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पे सुन लो कि हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं, अच्छा कौन है वैसे हमारे पर्यटन मंत्री, टूरिज्म मिनिस्टर? ये नए मंत्री बने हैं, अभी याद रखना, गजेंद्र सिंह शेखावत इनका नाम है। पिछली कैबिनेट में इनके पास जल शक्ति मंत्रालय था, अभी टूरिज्म मंत्रालय इनको दे दिया गया। तो अभी इन्होंने ही पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नाम से एक पहल शुरू की है और इन पहलों का, इन इनिशिएटिव्स का उद्देश्य है भारत में पर्यटकों के अनुभव को बेहतर करना। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बाकी अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो पीडीएफ के बारे में अभी मैंने आपको बोला ना, तो कहाँ मिलेगी पीडीएफ? अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जाओगे, डायरेक्ट वहां चले जाओगे, ज्वाइन कर लेना, ताकि जब भी पीडीएफ अपलोड होगा, वीडियो अपलोड होता है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। पीडीएफ में इसकी पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सारे आपको मिलेंगे। जो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको रिवीजन फॉर्म में दे रहा हूँ, ये सब उसमें मिल जाएगा आपको, वो भी बिल्कुल फ्री में। बस अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर देना। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में इथेनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्थान पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो आंसर होगा तीसरा स्थान। तो अभी हमारे जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री हैं, कौन? प्रहलाद जोशी। अभी उन्होंने ही बताया कि इथेनॉल उत्पादन में और उसके उपभोग में यानी कि कंजप्शन में भारत पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है। इथेनॉल क्या है? ये एक बायोफ्यूल है यानी कि जैव ईंधन है और इसे हम पेट्रोल में मिलाते हैं। आपको याद होगा हमारा टारगेट भी है कि 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिलाना है। मुख्य रूप से ये गन्ने से बनता है, और भी चीज़ों से बनता है, लेकिन गन्ने का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। और आपको याद होगा गन्ने उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है ब्राज़ील के बाद। ब्राज़ील टॉप पर है और पिछले दशक गन्ने की खेती में 18% की बढ़ोतरी देखी गई है भारत में और गन्ने उत्पादन में 40% की बढ़ोतरी हुई है। ये डेटा भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इथेनॉल को ही एथिल अल्कोहल कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। और अगर मिथेनॉल की बात करें तो इसे मेथिल अल्कोहल कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। आपको पता है विश्व जैव ईंधन दिवस हम कब मनाते हैं? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। तो याद रखना वो भी 10 अगस्त को होता है। और अगर पूछूं देश का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो पूर्णिया बिहार में। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में ड्वेन ब्रावो ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आंसर होगा वेस्ट इंडीज के। तो वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। आपको बता दूं कि उनके नाम T20 के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है। उन्होंने T20 फॉर्मेट में 582 मैचेस में 631 विकेट लिए हैं। और रिटायरमेंट की बात है तो मैं आपको वो सभी भारतीय खिलाड़ियों के नाम यहाँ पे रिवाइज कराने वाला हूँ जिन्होंने अभी 2024 में अपने अपने खेलों से रिटायरमेंट ले लिया। ये सभी भारतीय नाम मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि क्रिकेट में 3 खिलाड़ी हमने देखे, शिखर धवन ने, दिनेश कार्तिक ने और केदार जाधव ने अभी
सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। बैडमिंटन में बी साई प्रणीत ने, और टेनिस हमारे जो टेनिस खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना ने संन्यास लिया, और फुटबॉल में सुनील छेत्री ने, हॉकी में PR श्रीजेश, और रेसलिंग में विनेश फोगाट ने। तो ये भी मैंने एक बार सारे आपको बता दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में एसोसाई यानी कि एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान संगठन के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। तो एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों का संगठन है जिसे आप एसोसाई बोलते हो। इंग्लिश में बोलोगे तो एसोसिएशन ऑफ एशियन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, और अभी इसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। 2024 से लेकर 2027 तक के लिए इनको अध्यक्ष बनाया गया। और गिरीश चंद्र मुर्मू आप जानते ही कौन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। और ये जो एसोसाई है इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 48। इसका काम होता है ऑडिटिंग के क्षेत्र में रिसर्च करना। अच्छा, हमने कहा गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, तो इसका उल्लेख भारत के किस अनुच्छेद में है, ये प्रश्न आता है। तो आर्टिकल 148 से 151 इनकी नियुक्ति करते हैं जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले हो। अभी आपको याद भी होगा कि गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में फिर से चुना गया था अगले 4 सालों के लिए। ये पॉइंट मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अब देखो, ये अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, तो 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में यहाँ पे आपको रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। जैसे कि सतीश कुमार की बात करें, अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बने। बी श्रीनिवासन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल। राजविंदर सिंह भट्टी CISF के डायरेक्टर जनरल। दलजीत सिंह चौधरी अभी BSF के डायरेक्टर जनरल बने थे। और सिंधु गंगाधरन नेस्कॉम की चेयरपर्सन। राजेश नाम्बियार नेस्कॉम के प्रेसिडेंट बने। जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ये अध्यक्ष बनेंगे इस साल के अंत तक, और रिप्लेस करेंगे ग्रेग बार्कले को जो कि न्यूजीलैंड से हैं। उसी तरह से मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इस साल के एंड तक एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बन जाएंगे। अभी कौन है? जय शाह हैं, और जय शाह ये BCCI के सचिव भी हैं। बाकी संजीव रंजन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल बनेंगे 1 जनवरी 2025 से। अशोक कुमार सिंह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के डायरेक्टर जनरल हैं। और P हरीश इंपॉर्टेंट नाम है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने। राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के नए निदेशक बने। अभिनव बिंद्रा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के ये उपाध्यक्ष बनाए गए थे। अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक ऑर्डर सम्मान भी दिया इनको। TV सोमनाथन भी इंपॉर्टेंट नाम है, कैबिनेट सचिव ये बने हैं, राजीव गौबा की जगह आए। पॉवेल डुरोव टेलीग्राम के फाउंडर हैं। ये नाम तो मैंने अपॉइंटमेंट में लिख दिया, लेकिन ये नाम अभी ध्यान रखना क्योंकि ये नाम न्यूज़ में था तो पूछा जा सकता है। बाकी प्रीति सूदन संघ लोक से UPSC की ये अध्यक्ष बनी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है, बिल्कुल सेलेक्टेड नाम लेकर के आया हूं मैं आप लोगों के लिए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मनकीडिया समुदाय किस राज्य में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी कि PVTG बना है? तो आंसर होगा उड़ीसा। PVTG मतलब विशेष रूप से जो कमजोर जनजातीय ग्रुप है उनको बोला जाता है। इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। और ये भारत में टोटल कितने हैं? 75 PVTG ग्रुप्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको उड़ीसा में ही मिलेंगे। और एक पॉइंट में यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको बताना चाहूँगा कि 1975 में भारत सरकार ने डेबर आयोग की सिफारिश पर 52 जनजातीय समूहों को PVTG घोषित किया था। ये एक्स्ट्रा में ध्यान रखना, किस आयोग की सिफारिश पे पूछा जा सकता है तो डेबर आयोग। और अभी करंट अफेयर्स में क्या हुआ कि उड़ीसा का एक जो PVTG ग्रुप है जिसका नाम है मनकीडिया समुदाय, उसको वनों पर आवास अधिकार प्रदान कर दिए हैं उड़ीसा सरकार ने। और इस तरह से उड़ीसा में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला ये छठा PVTG ग्रुप बन गया है। अच्छा, आपसे अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 अगस्त आंसर करना। और भारत में जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा जी की जयंती को होता है यानी कि 15 नवंबर को। अब बात यहाँ पे उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और गवर्नर है रघुवर दास। यहाँ का राजकीय पशु है सांबर डियर, राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर, वृक्ष है पीपल ट्री और पुष्प है अशोक फ्लावर।
भितरकनिका नेशनल पार्क यहाँ मिल जाएगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क है यहाँ पे, हीराकुद बांध यहाँ पर है महानदी पर, इंद्रावती बांध है यहाँ पे इंद्रावती नदी पे, और जो व्हीलर द्वीप है अब उसे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं। यहाँ का क्लासिकल डांस ओडिसी है, क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया है। कोणार्क सूर्य मंदिर आपको यहाँ मिलेगा जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, और व्हाइट पैगोडा जगन्नाथ मंदिर को कहते हैं। कुछ यहाँ के उत्सव महोत्सव में आपको बताऊं तो नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व हो गया, बाली जात्रा महोत्सव हो गया, कोणार्क नृत्योत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदना महोत्सव हो गया, शीतल षष्ठी पर्व और धानु जात्रा उत्सव यहाँ का है। अब यहाँ से करंट अफेयर्स के कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, आ जाओ। एक तो याद रखना, उड़ीसा के अभी काई चटनी को कोरापुट काला जीरा चावल इन सबको जीआई टैग मिला था। उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलनिस्टिक टाइगर सफारी शुरू की गई, और लघु बाण जाति द्रव्य कार्य योजना लाभा योजना शुरू हुई। उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी, सुरमा पाड़ी नाम है, और मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना यहाँ पे शुरू हुई। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा गया यहाँ। उड़ीसा ने भारत का पहला क्षेत्रीय एआई न्यूज़ एंकर लॉन्च किया था लीसा नाम से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उड़ीसा को भूमि सम्मान पुरस्कार दिया था। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना और आबादा योजना यहाँ शुरू हुई। कपिलेश्वर मंदिर आपको यहाँ मिल जाएगा भुवनेश्वर में। अभी इसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया था। उड़ीसा के कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर वन को अभी राज्य के चौथे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। स्वयं योजना यहाँ शुरू हुई थी। देश का पहला राइस एटीएम खुला था भुवनेश्वर में। उड़ीसा बनाएगा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला, ये याद रखना। सुभद्रा योजना भी शुरू हुई थी। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति घोषित करने वाला तीसरा राज्य बना था उड़ीसा। इसके पहले और दूसरे हैं केरल और बिहार। और भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन भी भुवनेश्वर में हुआ था। तो उड़ीसा से संबंधित इस साल के जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हमने पढ़े वो सारे मैंने आपको रिवाइज कराए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो हर साल सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, और 2024 में ये 7वां पोषण माह मना रहे हैं। और इस बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य ये महाराष्ट्र रहा है, दूसरे स्थान पे बिहार है। और ये जानकारी दी है महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है अन्नपूर्णा देवी ने। आपको पता भी है अभी जो इसका पहला सप्ताह था सितंबर का, उसे हमने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में, नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में भी मनाया था। तो गाइज ये थी आज के आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आया होगा। फिर भी कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। एक बार अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर देना। बाकी पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 28 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा था अभी 17वें विश्व नवाचार सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? 39 पे। फिर पूछा था अभी डीआरडीओ ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद को डेवलप करने के लिए किसके साथ समझौता किया? आईआईटी दिल्ली। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य देश बन गया है कौन सा? नाउरू। फिर पूछा अभी विश्व पर्यटन दिवस मनाया 27 सितंबर को। कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया मध्य प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने बानाकाई हैंड होल्डिंग योजना शुरू की? मिजोरम। और शिगेरू इशिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? जापान। समिट ऑफ फ्यूचर का आयोजन कहाँ पे किया गया? न्यूयॉर्क। और किस देश की डसॉल्ट एविएशन कंपनी भारत में अपनी सहायक कंपनी खोलेगी? तो फ्रांस की है ये। और आखिरी प्रश्न पूछा बी बनलाल वना को किस देश में भारतीय राजदूत बनाया गया? तो कंबोडिया आंसर होगा। अभी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था कि अभी WTO की रिपोर्ट के अनुसार भारत को डोपिंग रोधी शुल्कों में विश्व स्तर पर कौन सा स्थान मिला? तो आंसर होगा दूसरा स्थान। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।